फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां पर अपने सीखते हैं कि कभी भी हम जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी को किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और फिर एक रैशनल डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो व्हाट इज द प्राइस टू एंटर। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है पोशाक लिमिटेड। पोशाक लिमिटेड केमिकल स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है और ये मेनली फॉस्जीन केमिस्ट्री में काम करती है। तो हम लोग समझेंगे कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ये क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, फॉस्जीन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और फॉस्जीन के बारे में समझेंगे कि ये आखिर जो केमिकल है उसका क्या इतिहास रहा है। तो लेट्स स्टडी अबाउट पोशाक लिमिटेड। Poshak is India's largest phosgene-based specialty chemical manufacturer। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि फॉस्जीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। और ये जो केमिकल बनाती है उसका यूसेज कहाँ पर होता है? सर्विंग फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, परफॉर्मेंस इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो होते हैं, पीपीटी जो बोलते हैं, ये परफॉर्मेंस केमिकल्स जो होते हैं, उसमें ये बेसिकली यूटिलाइज होता है। पोशाक इज अ पार्ट ऑफ एलेम्बिक ग्रुप। तो एलेम्बिक लिमिटेड आपने नाम सुना होगा, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसी ग्रुप की ये कंपनी पोशाक लिमिटेड भी है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ एलेम्बिक ग्रुप ऑफ कंपनीज सिचुएटेड इन गुजरात। Alembic Limited is the oldest pharmaceutical company in India, found in 1907। तो इंडिया की सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसका नाम क्या है? एलेम्बिक ग्रुप, और उसी ग्रुप की ये कंपनी है पोशाक लिमिटेड। फॉस्जीन गैस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि फॉस्जीन गैस क्या होता है, किस चीज में काम आता है और इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। फॉस्जीन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विद फॉर्मूला COCl2। अब ये फॉर्मूला में तो इतना केमिस्ट्री में हम लोग को नहीं जाना है, बट समझने का बात है कि एक ऑर्गेनिक केमिकल है, ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब शरीर के लिए हार्मफुल होता है ये। इट इज अ कलरलेस गैस एट लो कंसेंट्रेशन। Phosgene is a major industrial chemical used to make plastics and pesticides। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल केमिकल है जो प्लास्टिक और पेस्टिसाइड बनाने में काम आता है। एट रूम टेम्परेचर फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस। तो प्लीज मार्क, ये इंपॉर्टेंट है कि जो फॉस्जीन है वो एक पॉइजनस गैस है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। कैसे बनता है फॉस्जीन? इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन। यानी ये दो केमिकल्स जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और क्लोरीन गैस, ये दो गैस आपस में जब मिलते हैं किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब ये फॉस्जीन गैस बनता है। It can be also formed by thermal decomposition of chlorinated hydrocarbon when carbon tetrachloride is used as a fire extinguisher। तो ये क्लोरीन से क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से बन सकता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को आपस में मिला के बन सकता है। तो मेजर जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है वो कैसे, क्या पहला वाला जो मेथड है जहां हम कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराते हैं, वहां से फॉस्जीन बनाया जाता है। फॉस्जीन इज फेयरली सिंपल टू प्रोड्यूस। तो देखो ये साफ साफ बता रहे हैं कि फॉस्जीन को बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी सिंपल टू प्रोड्यूस। दिक्कत कहां पर है? इट इज लिस्टेड एज शेड्यूल 3 सब्सटेंस अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। शेड्यूल 3 सब्सटेंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं इट इज अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, यानी सरकार हर किसी कंपनी को ये गैस बनाने का परमिशन नहीं देती है। You cannot make or produce this gas or manufacture this gas without the special license from the government। तो ये शेड्यूल 3 में ये सब्सटेंस का नाम है, यानी ये खतरनाक गैस है, इसलिए हर किसी को ये गैस बनाने का परमिशन नहीं मिलता है। As such, it is usually considered too dangerous to transport in bulk quantity। तो bulk quantity में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए उसके लिए ये काफी डेंजरस गैस है, तो बल्क क्वांटिटी में इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस जब हम पोशाक लिमिटेड के बारे में समझेंगे जो कि फॉस्जीन बनाने का लाइसेंस ले रखा है, तो पोशाक को एडवांटेज क्या मिल जाता है कि अगर इंडिया में पोशाक इज द ओनली कंपनी, तो फॉरेन में बहुत सारे अलग अलग देश में फॉस्जीन बनाने वाले प्लेयर्स होंगे।
पर क्योंकि बल्क क्वांटिटी में उसको ट्रांसपोर्ट करना उतना इजी नहीं है, तो ये फॉरेन प्लेयर्स आसानी से इंडिया में अपना गैस, अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ये उतना आसान नहीं है। देयर इज एंट्री बैरियर, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स लोगों के लिए बल्क क्वांटिटी में इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो भी इंडिया की कंपनीज है, इंडियन प्लेयर्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक सप्लायर से ही खरीदें, चाहे 2 पैसा बेसी लगे तो ठीक है, पर डोमेस्टिक सप्लायर से ले ताकि ट्रांसपोर्ट का रिस्क नहीं रहे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इंस्टेड फॉस्जीन इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन द सेम प्लांट। ऐसा नहीं है कि फॉस्जीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोशाक लिमिटेड बनाता है, और भी कंपनी है इंडिया में जो फॉस्जीन गैस बनाती है, बट वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, बेचने के लिए नहीं। वो लोग फॉस्जीन गैस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो फॉस्जीन गैस को नहीं बेचते हैं। वो लोग उसको अपने किसी और प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में बना के, और अपने ही कैप्टिव पर्पस के लिए उसको यूज में लेते हैं, और फिर उससे जो प्रोडक्ट फाइनल गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स, उसको बेचते हैं। और पोशाक को स्पेशल लाइसेंस है कि वो फॉस्जीन गैस और उसके डेरिवेटिव्स बना के बेच सके। कहां पर यूज होता है फॉस्जीन का? कोटिंग्स में, एडेसिव्स में, सीलेंट्स में, इलास्टोमर्स में, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएट्स एंड पॉलीयूथेरिन्स। तो ये सारी जगह पे फॉस्जीन गैस का इस्तेमाल होता है। More than 90% of the phosgene is used in production of polycarbonates and polyurethanes. तो 90% phosgene कहाँ यूज हो जाता है? ये 2 प्रोडक्ट, पॉलीकार्बोनेट बनाने में एंड पॉलीयूरेथेन्स बनाने में। एप्लीकेशन कहाँ पर है? Phosgene market size may witness significant growth over predicted time frame owing to its wide application in various chemicals. तो आगे चल के बोला जा रहा है कि प्रेडिक्टेड टाइम फ्रेम में फॉस्जीन का मार्केट साइज सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। क्यों ग्रो कर सकता है? बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस केमिकल्स लाइक एमडीआई, पीएमएमडीआई, मिथाइल डाइफिल डाइआइसोसाइनेट दैट इज एमडीआई, टोल्यूल डाइसोसाइनेट दैट इज टीडीआई। तो एमडीआई और टीडीआई ये 2 मेन प्रोडक्ट है जहां पर फॉस्जीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा दिन पे दिन बढ़ रहा है, और आगे चल के इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो टीडीआई और एमडीआई 2 ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर फॉस्जीन का इस्तेमाल होता है। अब आता है कि एमडीआई और टीडीआई कहाँ यूज होता है? एमडीआई फाइंड्स यूजेस इन नॉन फोम एप्लीकेशंस लाइक पेंट्स एंड कोटिंग्स, सीलेंट्स, एडेसिव्स as well as reaction injection molding। तो रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? एमडीआई का। हाई परफॉर्मेंस इलास्टोमर्स बनाने में एमडीआई का इस्तेमाल होता है, और स्पैंडेक्स फाइबर्स बनाने में भी एमडीआई का इस्तेमाल होता है। तो अपने को क्लियरली पता होना चाहिए कि एमडीआई का इस्तेमाल कहां पर हम लोग करते हैं। इन एडिशन, PMPPI is used primarily in manufacturing of polyurethane foam, which is used in building insulation and refrigeration। तो पॉलीयूरेथेन फोम बनाने में पीएमपीपीआई का यूज होता है, और उससे उसका इस्तेमाल, पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल अल्टीमेटली किसमें होता है? बिल्डिंग इंसुलेशन और रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट बनाने में। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एमडीआई एंड पीएमएमडीआई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज लाइकली टू फोस्टर फॉस्जीन मार्केट ग्रोथ। तो फॉस्जीन का आगे चल के जो ग्रोथ आएगा वो कहां से आएगा? एमडीआई में उसका डिमांड बढ़ेगा, पीएमएमडीआई में बढ़ेगा, टीडीआई में उसका डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एमडीआई का डिमांड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एमडीआई इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग एंड कोटिंग इंडस्ट्री में, और ये सब में एमडीआई और टीडीआई का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग अब इसको अगर इंडस्ट्री से डॉट्स को कनेक्ट करें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। चाइना से धीरे धीरे जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, एसी बनाने वाली कंपनी है, वो लोग धीरे धीरे इंडिया शिफ्ट हो गई। तो इंडिया में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उतना पॉलीयूरेथेन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। पॉलीयूरेथेन का जितना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, उतना एमडीआई का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। एमडीआई का जितना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, अल्टीमेटली फॉस्जीन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो कनेक्शन क्या हो गया पूरा? फॉस्जीन इस्तेमाल होगा एमडीआई में, एमडीआई इस्तेमाल होता है
पॉलीयूरेथेन बनाने में, पॉलीयूरेथेन यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो अपने को एंड यूजर से कनेक्ट करना आना चाहिए। तो जब भी हम किसी इंडस्ट्री को पढ़ते हैं, किसी का वैल्यू चेन पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि, क्योंकि देखो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग को घर में बैठ के फॉस्जीन, एमडीआई और ये पॉलीयूरेथीन ये सब के बारे में हम नहीं जानते। हम डायरेक्टली फिनिश गुड्स को बाजार में देखते हैं और उसके बारे में हमें नॉलेज होता है। तो उस फिनिश गुड्स को जो हमें आंख के सामने नजर आ रहा है, जिसके बारे में मार्केट के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रहा है, उसको हम लोग को डॉट्स कनेक्ट आना चाहिए कि किस तरह से अल्टीमेटली फॉस्जीन का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ कनेक्शन बनेगा। ये कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, बहुत लंबा चेन से कनेक्शन है, बट ये कनेक्शन बनाना आना चाहिए। तो उसी से हम लोग को आइडिया लगेगा कि आगे चल के इसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फॉस्जीन का वर्ल्ड वॉर 1 से क्या कनेक्शन है? तो इसका इतिहास बहुत बुरा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 से इसका कनेक्शन रहा है, क्या रहा है? It is estimated that as many as 85% of the 91,000 gas death in World War I was the result of phosgene। यानी फॉस्जीन गैस का इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसके वजह से करीब करीब 85,000 पीपल का जान इस फॉस्जीन गैस के वजह से हुआ था। हम लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये मास्क पहन के ये सोल्जर लोग फॉस्जीन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग दूसरे के ऊपर फॉस्जीन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद मास्क पहने हुए अपने आप को बचाने के लिए। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ फॉस्जीन इन वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड में जो मेजर कंट्रीज है जो फॉस्जीन प्रोड्यूस करती है, उसमें यूएसए है, जर्मनी है, चाइना का शंघाई है, जापान है, साउथ कोरिया। दीज आर द मेजर कंट्रीज जो लोग फॉस्जीन या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनीज कौन कौन सी है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो फॉस्जीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है? तो डाउ केमिकल्स बोल के एक कंपनी है, इंडिया की नहीं है, ऑफ कोर्स बाहर की कंपनी है। कोवेस्ट्रो, बीएएसएफ साउथ कोरिया की कंपनी है। पोशाक, ठीक है, पोशाक तो इंडिया की कंपनी है। तो पोशाक अभी भी इनके मुकाबले बहुत ही छोटा प्लेयर है। जो दुनिया की 3 बड़ी कंपनी है जो फॉस्जीन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, वो डाउ केमिकल्स, कोवेस्ट्रो एंड बीएएसएफ। अतुल हुआ, जीएनएफसी हुआ और एक यूपीएल हुआ। ये सब जो कंपनी है इंडिया की, ये लोग भी फॉस्जीन बनाते हैं, बट जैसा मैंने बताया था उन लोग का मेन ऑब्जेक्टिव कैप्टिव कंजम्पशन होता है। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है वो अपने खुद के फैक्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए फॉस्जीन या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। वो लोग बाजार में बेचने के लिए नहीं बनाते, सो दे यूज इट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। फॉस्जीन से रिलेटेड रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रखे हैं। क्या एक्सीडेंट हुआ था? Recently, a major incident happened in January 2010 and May 2016. An accidental release of phosgene gas at Dew Point, Dew Point एक कंपनी का नाम है, तो Dew Point की फैसिलिटी में एक एक्सीडेंट हो गया था इन वेस्ट वर्जीनिया। वहां पर एक एम्प्लॉय का डेथ हो गया था इन 2010। 6 years later, the phosgene leak occurred in BASF plant in South Korea. तो BASF साउथ कोरिया के प्लांट में फॉस्जीन गैस लीक हो गया था, where a contractor inhaled a lethal dose of phosgene। जहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर ने इसको इनहेल कर लिया था और शायद फिर उसका डेथ हो गया। वर्ल्ड्स मेजर कंज्यूमर, अब कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा फॉस्जीन कंज्यूम करते हैं? तो सबसे बड़ा पोर्शन कौन है? मेनलैंड चाइना। तो चाइना में फॉस्जीन का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट वेस्टर्न यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, जापान एंड देन अदर कंट्रीज। तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन हम लोग देख सकते हैं किसमें होता है? चाइना में, फिर वेस्टर्न यूरोप एंड देन नॉर्थ अमेरिका। मेनलैंड चाइना इज द लार्जेस्ट फॉस्जीन प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग 39% ऑफ द टोटल डिमांड इन 2021। तो मेनलैंड चाइना में ऑलमोस्ट 39% ऑफ द वर्ल्ड का टोटल डिमांड किससे आता था? सिर्फ मेनलैंड चाइना से आता था। तो मेनलैंड चाइना इज द मेन और द मेजर कंज्यूमर ऑफ फॉस्जीन। अब फॉस्जीन के लिए क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकता है आगे चल के? तो एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि एमडीआई और पीडीआई का डिमांड बढ़ेगा पॉलीयूथेरेन बनाने। पॉलीयूथेरेन का डिमांड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा। और क्या क्या सेक्टर है जिसके वजह से इसमें ग्रोथ आ सकता है? फॉस्जीन मार्केट साइज इज लाइकली टू बी ड्रिवन बाय यूटिलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पॉलीकार्बोनेट्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये 4 अलग अलग
इंडस्ट्री में इसका डिमांड दिन पे दिन बढ़ेगा, इसका इस्तेमाल दिन पे दिन बढ़ेगा, तो वहां दिस कैन एक्ट एज अ ग्रोथ ड्राइवर। दूसरा, डाइज एंड पॉलीकार्बोनेट्स में भी इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। इट इज यूज्ड इन पॉलीयूथरीन एंड पॉलीकार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डाइज एंड पॉलीकार्बोनेट्स। Global polyurethane market size is predicted was USD 65 billion in 2018 on account of its increasing demand. तो इसका डिमांड क्योंकि बढ़ रहा है, 2018 में ही ये 65 बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका था और आगे चल के ये और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब आते हैं पोशाक लिमिटेड के बारे में। पोशाक, अभी हम लोग क्या समझेंगे कि फॉस्जिन गैस क्या होता है, कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को रिएक्ट करा के बनता है। इट इज वेरी पॉइजनस, तो हर किसी को ये बनाने का लाइसेंस नहीं देता सरकार, कुछ गिने चुने कंपनीज को ही ये लाइसेंस मिला है। वर्ल्ड में भी देखेंगे तो सिर्फ 2 या 3 बड़ी कंपनियां जो फॉस्जिन बनाती है और उनमें भी रिसेंटली कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिले। अब पोशाक लिमिटेड क्या क्या बनाती है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है उसको समझते हैं। तो पोशाक लिमिटेड में क्या है, किस तरह से इसका वैल्यू चेन काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन मिला के बनता है फॉस्जीन। फॉस्जीन से बनाते हैं उसके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में क्या क्या आ गए, आइसोसाइनेट, क्लोरोफॉर्मेट्स, कार्बोमिल क्लोराइड्स एंड कार्बामेट्स। तो ये अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं इसके फॉस्जीन में, और ये अलग अलग डेरिवेटिव्स किस किस इंडस्ट्री में काम आते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने में, फंगिसाइड्स बनाने में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, फोम इंडस्ट्री में, पेंट्स एंड डाइज में, पॉलीमर्स एंड फाइन केमिकल्स। तो ये सब कुछ बनाने में अल्टीमेटली फॉस्जिन का हमें रिक्वायरमेंट होता है। अभी इन्होंने रिसेंटली एक्सपेंशन कुछ अनाउंस किया और अपने कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 3 डबल कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेंशन है देखते हैं। Considering the recent pandemic and emergency situation, a small step towards making countries self-reliant, industry tends to expand its facility for manufacturing active pharma ingredients and its intermediate at its existing unit. There are total 190 new diversified products in the segment of API. तो API के सेगमेंट में 190 न्यू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स लेके आने का प्लान है कंपनी का। API इंटरमीडिएट्स, अब आता है कि API क्या होता है, API इंटरमीडिएट्स क्या होता है। तो इसका वैल्यू चेन समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल का वैल्यू चेन क्या है। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक केमिकल होता है। बेसिक केमिकल से बनता है API इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट से बनता है API, और API से एक्चुअली बनता है फॉर्मुलेशन। अब ये फॉर्मुलेशंस क्या होता है, इंजेक्टेबल भी हो सकता है, टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिक केमिकल से हम लोग इंटरमीडिएट बनाते हैं, इंटरमीडिएट से API बनता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 190 न्यू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो है ये API और API इंटरमीडिएट के सेगमेंट में आ सकता है। The existing employee strength 650% है, ठीक है। Some of the products are, इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या है, azithromycin, ritonavir, glimepiride, duloxetine एंड डेफ्रासिरोक्स। ये मेन प्रोडक्ट है जो फॉस्जिन बनाता है, फॉस्जिन केमिकल से पोशाक लिमिटेड बनाता है। ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है, it is an antibiotic. It is widely used to treat chest infection like pneumonia, infections of nose and throat. दूसरा वाला एंटीवायरल मेडिसिन है that prevents human immunodeficiency virus from multiplying in your body. तो इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला जो वायरस है, जैसे कोरोना वायरस क्या करता है, हम लोग के इम्यून सिस्टम को वीक करता है, लंग्स को अटैक करता है। तो उस तरह के वायरस से लड़ने के लिए ये दवाई का जरूरत पड़ता है। तीसरा वाला मेडिसिन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम आता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि डायबिटीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है ये बीमारी, तो जितने ज्यादा इसकी बीमारी बढ़ेंगे उतना इनका डिमांड बढ़ेगा। चौथा वाला जो है ड्यूलोक्सिन इज अ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। तो डिप्रेशन का दवाई बनाने में, डिप्रेशन के अगेंस्ट लड़ने का दवाई बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ता है। और चौथा वाला जो है यूज्ड टू ट्रीट आयरन ओवरलोड। अगर बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो जाए तो उसको ट्रीट करने में काम आता है। तो हम देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल में कितना अलग अलग बीमारी का दवाई बनाने में ये फॉस्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसका एक्सपेंशन डिटेल्स देखते हैं। अभी जो कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 4800 टन पर ईयर का कैपेसिटी है। इसमें एडवांस इंटरमीडिएट्स API अभी कुछ नहीं है।
एडिशनल कैपेसिटी ये लोग 9600 टन का ला रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल। अभी जितना कैपेसिटी अगर एक्स कैपेसिटी है तो उससे डबल 2x कैपेसिटी ये लोग लेके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है अभी का जो क्षमता है उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये जो नया कैपेसिटी आ रहा है उसमें 190 एमटीएम का कैपेसिटी आ रहा है एडवांस इंटरमीडिएट्स में, उसमें 29 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 120 करोड़ का ये एक्सपेंशन होगा। तो टोटल खर्चा कितना होगा, 120 करोड़ होगा। और जहां तक मैनेजमेंट का बोलना है, दे विल ट्राई कि ये पूरा का पूरा खर्चा इंटरनल अप्रूवल से हो, इनको डेट लेने की जरूरत ना पड़े। अगर इनका हिस्टोरिकल चार्ट उठा के देखें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968 एज एग्रोकेमिकल कंपनी। 1981 में फॉस्जीन स्टार्टेड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्जीन, तो 81 में इन्होंने स्टार्ट किया था। 2014 में इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाया था, एक 1440 टन से बढ़ा के 4800 टन का कैपेसिटी किया था, ये 2014 में किया था। और आज ऑलमोस्ट 8 साल बाद ये कैपेसिटी दोबारा से बढ़ा है। तो ये लोग 2019 में ये डिसीजन लिए कि ये लोग एक कैपेक्स लेके आ रहे हैं 4800 से बढ़ा के 14400 करेंगे। और 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट अब ये कंप्लीशन के स्टेज में है और बहुत जल्दी मैनेजमेंट का बोलना है कि ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल केयर लोगो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट काइंड ऑफ होता है जो कि हर किसी कंपनी को नहीं मिलता। यानी इसका जिनके प्लांट का इंस्पेक्शन होता है और प्रॉपर इंस्पेक्शन होने के बाद बहुत कम कंपनीज ऐसी है जिनको ये लोगो मिलता है। इसका मतलब कि इनके प्लांट में हर वो सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं जो कि एक केमिकल प्लांट को लेना चाहिए। ठीक है, तो पोशाक इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपनी टू रिसीव द परमिशन टू यूज रिस्पॉन्सिबल केयर लोगो। तो ये सबसे छोटी कंपनी है जिसको ये परमिशन मिला है। किससे मिलता है ये परमिशन, इंडियन केमिकल काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईसीसी है, वहां से मिलता है। The majority of the companies having permission to use responsible care logo are big players. ये लोग MNC players या बहुत बड़े कंपनीज होते हैं। बट ये बहुत अच्छा बात है और बहुत ये पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए कि कंपनी अभी इतनी छोटी है और इनको इतना बड़ा ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। फिर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी इज आल्सो एक्टिवली एक्सप्लोरिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग विद ग्लोबल कस्टमर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरिंग? एक्सप्लोरिंग का मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कोई खास रेवेन्यू नहीं आता है कंपनी का, बट कंपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है लोगों से और अलग अलग कंपनी से बात कर रही है कि अगर यूरोप पे कोई कंपनी है, जैसे डाउ डाउ पॉइंट हो गया, न्यू पॉइंट हो गया, डीएसएफ हो गया, उन लोगों का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करवाना है तो दे आर टॉकिंग टू दिस काइंड ऑफ कंपनी कि अगर आपने कुछ इनोवेशन किया है, आपको कुछ अगर फॉस्जीन रिलेटेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, सस्ते में करना है और इंडिया में करना है, तो यू कैन गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए लोग ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। Company has been able to initiate business with one of the global agro majors, तो नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बोला एक बहुत बड़े ग्लोबल एग्रो मेजर के साथ इनका बात हुआ है एंड एक्सपेक्ट टू डेवलप द रिलेशन फर्दर व्हाइल इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग। और आगे चल के इनको उम्मीद है कि वहां से और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स उनके तरफ से आएंगे। कस्टम सिंथेसिस में भी कंपनी इंगेज है। पोशाक offers unique capability in development and commercialization of phosgene based product। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जैसा ये, पर यहाँ पर कस्टम सिंथेसिस यानी दो अलग अलग केमिकल को मिला के या दो अलग अलग मॉलिक्यूल को मिला के सिंथेसिस करके एक तीसरा प्रोडक्ट बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं कस्टम सिंथेसिस। यानी यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च भी हल्का सा इन्वॉल्व हो जाता है। तो वही बता रहा है कि पोशाक के पास ये यूनिक कैपेबिलिटी है जहां पर वो प्रोडक्ट को खुद ही डेवलप कर सकता है और कमर्शियलाइज भी कर सकता है। कौन से प्रोडक्ट में? फॉस्जीन बेस्ड प्रोडक्ट। पोशाक एक्सेप्ट चैलेंजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वेस्ट ऑन रूटीन बेसिस। बोले कि अगर कोई दूसरी कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट पोशाक लिमिटेड उनको कोई प्रोडक्ट डेवलप करके दे अपने तरफ से रिसर्च करके और डेवलप करके दे, तो पोशाक वो कस्टम सिंथेसिस का काम भी करने के लिए तैयार है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड एंड इक्विप्ड फॉर सेफली कंडक्टिंग फॉस्जिनेशन एंड रिलेटेड रिएक्शंस। अब इस बिजनेस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पोशाक लिमिटेड के पास कि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर,
क्योंकि हर कोई इस बिजनेस में इंटर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट हैज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु आर लाइसेंस्ड टू मैन्युफैक्चर फॉस्जिन गैस। तो इंडिया में तो ये एकमात्र कंपनी है जिसको फॉस्जिन गैस बनाने का लाइसेंस अवेलेबल है और जिसके पास 4800 टन पर एनम का कैपेसिटी है। यहाँ 400 पर मंथ लिखा है, इनटू 12 करेंगे तो 4800 टन पर एनम का कैपेसिटी है। उसको भी ये लोग अभी बढ़ा के ऑलमोस्ट 3 गुना करने जा रहे हैं, 9600 का फर्दर नया कैपेसिटी ये लोग लगा रहे हैं। तो इतना बड़ा कैपेसिटी किसी को भी परमिशन मिलना कोई हंसी खेल का बात नहीं है और गवर्नमेंट इन्हीं कंपनी को इसलिए इसी कंपनी को दी है ये परमिशन, क्योंकि दे आर वेरी सेफ। वो लोग बहुत ही सावधानी से इसका प्रोडक्शन करते हैं और वो चीज देख के, उनके एफिशिएंसी को देख के इनको ये परमिशन मिला है। तो जल्दी से दूसरी कंपनी को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा एंट्री बैरियर का काम करता है। तो एक तरह से इंडिया में पोशाक लिमिटेड का फॉस्जीन केमिस्ट्री में एक कंप्लीट मोनोपोली बन जाता है एंड दैट इज द रीजन कि मार्केट इसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन भी देता है। इनका कोर कॉम्पिटेंसीज का बात करें तो पोशाक कोर कॉम्पिटेंसी आर इन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्जीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट। तो ये लोग फॉस्जीन बेस्ड क्या क्या बनाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं और इंटरमीडिएट बनाते हैं। We use innovative process engineering techniques। तो कंपनी का दावा क्या है कि ये लोग इनोवेटिव प्रोसेस इंजीनियरिंग टेक्निक बनाते हैं, यानी बेसिकली उनका जो कोर कंपटीशन है वो किसमें, प्रोसेस केमिस्ट्री में उनका एक्सपर्टाइज है कि प्रोसेस जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इनोवेटिव प्रोसेस से ये लोग अपना प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू अचीव लो कॉस्ट प्रोडक्ट। इसके वजह से क्योंकि इनका प्रोसेस में इनका कमांड है तो ये लोग कुछ नए तरीका से, बहुत स्पेशल तरीका से चीजों को बनाते हैं। जैसा कि विनती ऑर्गेनिक्स बोलता है कि हम लोग जो एटीपीएस बनाते हैं उसमें एक अलग तरह का कैटलिस्ट यूज करते हैं जो चाइना में या दुनिया में और कोई नहीं करता एंड दैट इज द रीजन कि दे आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एटीपीएस। तो सेम चीज यहाँ पर पोशाक बोलना चाह रहा है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम कुछ ऐसा कैटलिस्ट या ऐसा प्रोसेस से बनाते हैं जो हम लोग का पेटेंट कराया हुआ है या जो हम लोग का सीक्रेट प्रोसेस है, जिसके वजह से हम लोग का कॉस्ट बहुत कम आता है एंड उसके वजह से इनको ग्लोबल क्वालिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में भी मदद करता है। इनका एक्सपर्टाइज किन किन प्रोडक्ट्स बनाने में, क्लोरोफॉर्मेट्स, आइसोसाइनेट्स एंड कार्बोनिल क्लोराइड्स। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी, ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट कैटेगरी, इससे भी अलग अलग फिर डेरिवेटिव आगे चल के निकलते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट कैटेगरी बनाने में इनका एक्सपर्टाइज। We have capabilities to produce various scales and reaction type ranging from batch to continuous। अब ये समझना होगा कि ये जो केमिकल बनाने वाली एपीआई कंपनीज होती है वो लोग बैच में भी अपना प्रोडक्शन कर सकती है और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी कर सकती है। जहां पर बैच का आवश्यकता नहीं है, दे विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअसली। तो इनके पास ये बोल रहे हैं हमारे पास दोनों तरह का कैपेबिलिटी है। अगर हमारे पास छोटा ऑर्डर आता है तो हम बैच में बना के भी दे सकते हैं और बहुत बड़ा ऑर्डर आता है तो हम कंटिन्यूअस में बना के भी दे सकते हैं। तो दोनों वे में वो लोग के पास कॉस्ट कॉम्पिटेंसी है और कैपेबिलिटीज है। आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है? पोशाक हैज बीन मूविंग अप द वैल्यू चेन इनटू हायर वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो कंपनी आगे चल के और हायर वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट में एंटर करेगी टू सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सप्लीमेंट करने के लिए, अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सप्लीमेंट करने के लिए ये लोग हायर वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में एंटर करेंगे और इन पे इनका पूरा कमांड है, ये इनका कोर एरिया। द कंपनी हैज आल्सो आइडेंटिफाइड न्यू केमिस्ट्री एरियाज टू ऑफर मोर कैपेबिलिटीज एंड सर्विस टू देयर कस्टमर्स व्हाइल जनरेटिंग हायर वैल्यू एडिशन। तो उन्होंने कुछ नए केमिस्ट्री, अभी तो ये लोग खाली फॉस्जीन केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर इनटू फॉस्जीन। अभी ये लोग बोल रहे हैं हम लोग कुछ न्यू केमिस्ट्री को भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। न्यू केमिस्ट्री क्या हो सकता है, वी नेवर नो, पर जितना हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं फ्लोरीन बेस्ड हो सकता है, ब्रोमीन बेस्ड हो सकता है, बेंजीन बेस्ड केमिस्ट्री हो सकता है, क्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री हो सकता है। तो ये अलग अलग केमिकल होते हैं जिसके बेस में बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन बेस्ड, तो नवीन फ्लोरीन ये एग्जांपल है कि ये फ्लोरीन बेस्ड में है, एसआरएफ इज इनटू फ्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री। बेंजीन में बात करें तो बेंजीन में कौन कौन हो गया, बेंजीन में हमारा विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, आरती इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, बुडाल केमिकल हो गया। तो ये लोग किसमें, ये लोग बेंजीन बेस्ड केमिस्ट्री में।
ब्रोमीन का बात करें तो ब्रोमीन में नियोजन केमिकल, ब्रोमीन केमिस्ट्री में, तो वैसे करके ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने कुछ न्यू केमिस्ट्री एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है, उस एरिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग न्यू केमिस्ट्री में इंटर कर सकते हैं, ये हम लोग का फ्यूचर प्लान। कोविड का इनके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ था ये समझना इंपॉर्टेंट। तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट ने बोला है कि डिस्पाइट कोविड चैलेंजेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस had a marginal growth of 2%। तो कोविड के बाद भी इनका रेवेन्यू नहीं गिरा, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। फिर बोल रहे हैं वन की रीजन फॉर योर कंपनीज स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज मिनिमल डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि इनका इंपोर्ट यानी अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, दे आर मिनिमम डिपेंडेंसी along with strategic backward integration। इनका खुद का अपने पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, तो इनको ऐसा नहीं है कि चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये लोग किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट है, नहीं, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग अपना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो इसीलिए हम लोग चाइना या किसी और कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, और ये हम लोग का सबसे बड़ा खासियत है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इस वजह से क्या हुआ कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी इनके रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, जिसके वजह से इनके कस्टमर्स, इनके ऊपर ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया कि कितना भी दिक्कत आए, लॉकडाउन जैसा सिचुएशन में भी इस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को निराश नहीं किया, उनका ऑर्डर टाइमली सप्लाई किया, उनको सही टाइम पे सही मतलब अपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया, तो कस्टमर का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैनेजमेंट ने आफ्टर Q4 के रिजल्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर दिया है विच इज इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट ने साफ साफ कहा है वी आर एक्सपेक्टिंग प्रेशर ऑन इनपुट कॉस्ट एज वी आर मूविंग इन नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो FY23 का मैं बात कर रहा हूँ, FY22 खत्म हो गया, तो FY23 के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि एनर्जी कॉस्ट काफी बढ़ गया था Q1 में। अगर Q1 का बात करें तो कोयला का प्राइस बढ़ा हुआ था, क्रूड ऑयल ऑलरेडी आसमान छू रखा है, कहाँ $60-65 वाला क्रूड ऑयल अभी 100 के आसपास चलता है, तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, तो उसके और इनका जो रॉ मटेरियल है हो सकता है क्रूड ऑयल से पे डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, तो बोल रहे हैं कि काफी इनपुट कॉस्ट इनका बढ़ा हुआ है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ा हुआ है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो उसके वजह से इनको लग रहा है कि आगे चल के मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर हो सकता है, दिस कुड अफेक्ट आवर ग्रॉस मार्जिन। फिर मैनेजमेंट बोल रहा है कि टिल नाउ ड्यू टू स्मॉल कैपेसिटी, अभी तक इनके पास कितना कैपेसिटी है, सिर्फ 4800 टन का कैपेसिटी है, तो ये एक छोटा कैपेसिटी है कंपेयर टू द ग्लोबल प्लेयर्स। तो बोल रहे टिल नाउ ड्यू टू स्मॉल कैपेसिटी वी वर फोकसिंग ओनली ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। तो ये गिने चुने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स खाली बनाते थे, तो इनका टॉप लाइन बहुत छोटा होता था बट मार्जिन्स वेर वेरी हाई, क्योंकि ये लोग सिर्फ हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाते हैं। बट नाउ विद हायर कैपेसिटी, अब इनका कैपेसिटी बढ़ के कितना हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 14,400, तो नया ये लोग 9,600 टन का कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। तो इतना बड़ा जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होगा उसको बेचना भी पड़ेगा, तो खाली बना के रखने के लिए तो कैपेसिटी नहीं लाए, इनको बेचना भी पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का बोलना है कि अब क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी इतना बढ़ गया है तो हम लोग हर तरह का प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, हाई मार्जिन वाला तो हम लोग ऑलरेडी बेचते हैं, कुछ लो मार्जिन प्रोडक्ट जिससे टॉप लाइन बहुत अच्छा ग्रो करेगा बट मार्जिन उसमें थोड़े से कम होंगे, ऐसे प्रोडक्ट भी हम लोग लेके आए। बट विथ हायर कैपेसिटी वी विल नॉर्मलाइज आवर मार्जिन्स बट वी विल सी सब्सटेंशियल ग्रोथ इन रेवेन्यू। तो टॉप लाइन मैनेजमेंट का बोलना है कि सब काफी बढ़ेगा हम लोग का, बट मार्जिन थोड़ा सा स्पीड करेगा। बोल रहे एक्सपेक्टिंग 20 to 25% टॉप लाइन ग्रोथ विथ 10 to 15% बॉटम लाइन ग्रोथ। We will maintain 20 to 22% EBITDA margin going forward। तो अभी इनका EBITDA मार्जिन अगर देखें तो बहुत अच्छा होता है, ये 36 to 38% का ये लोग EBITDA मार्जिन करते हैं। तो वहां से मैनेजमेंट ने थोड़ा सा एकदम निराश कर दिया एक तरह से इन्वेस्टर्स को, जब उन्होंने कहा कि अब हम लोग आगे चल के 22% के आसपास का EBITDA मार्जिन करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला तो कमोडिटी प्राइसेस इतना बढ़ा हुआ है, इस वजह से इनका मार्जिन अफेक्ट होगा, और दूसरा जो नया रेवेन्यूज आएगा उसमें थोड़े लो मार्जिन प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे। तो ये दो कारणों की वजह से ये जो 36-38% का EBITDA मार्जिन है, ये मैनेजमेंट का बोलना है आगे चल के 20 से 25% के रेंज में हो जाएगा। कैपेसिटी इनका 5000 मतलब एग्जैक्टली 4800 टन का कैपेसिटी से अभी लोग 4400 जा रहे हैं। कंपनी डिड केपेक्स ऑफ 120 करोड़ इन FY22, ये केपेक्स ऑलरेडी कंपनी कर चुके हैं और ये अभी भी काम थोड़ा बहुत चल रहा है जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी वुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंशन। तो कंपनी अपने एक्सपेंशन में नेक्स्ट 2 से 3 साल तक एक्सपेंशन करती रहेगी
और जितना भी इनका कैश फ्लो जनरेट होगा अपना बिक्री से, वो बोल रहे हैं वो कैश फ्लो हम लोग अपने एक्सपेंशन में लगाएंगे और थोड़ा बहुत डेट लेंगे अगर कहीं बीच में रिक्वायरमेंट हुआ तो। डेटर डेज एंड इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बढ़ गया है कंपनी का, बिकॉज मेजॉरिटी हैव सेल्स हैव हैपेंड इन क्वार्टर 4। तो बोल रहे हैं बैलेंस शीट में हम लोग को डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर सेल्स क्वार्टर 4 में हुआ है, तो उसका पेमेंट जो है वो अभी, जैसे क्वार्टर 4 का मतलब मार्च एंड में सेल्स हुआ है, तो उसका पेमेंट कब आएगा? अप्रैल 15 तारीख तक अगर 15-20 दिन का उधारी या महीना भर का उधारी देते हैं, तो मार्च में जो सेल्स हुआ उसका पेमेंट अप्रैल में आएगा। तो ज्यादातर सेल्स मार्च में हुआ, इसलिए एंड ऑफ द मार्च में डेटर्स बहुत हाई दिख रहे हैं। बट मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये कोई डरने का बात नहीं है कि डेटर हाई हो गया, डेटर और इन्वेंट्री हाई दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा सेल्स जो हुआ है वो मार्च में हुआ, उसका पेमेंट अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल में दोबारा से ये डेटर कम हो जाएंगे। अब इसके वैल्यूएशंस का बात करूं तो करंट ईयर का जो रेवेन्यू है 150 करोड़ का रेवेन्यू। अगर इसको बुल फेज में मैं जाके देखता हूं तो मैनेजमेंट का जैसा बोलना है कि टॉप लाइन सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा, उन्होंने बोला है कि 20 से 25% का टॉप लाइन ग्रो करेगा अभी, बट विद द इंक्रीज इन कैपेक्स, मतलब जो इनका कैपेसिटी आ रहा है 3 गुना कैपेसिटी हो रहा है, तो 1 ईयर डाउन द लाइन, 1 ईयर फॉरवर्ड मैं देख रहा हूं, तो जब कैपेसिटी यहाँ से 3 गुना हो जाएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ भी नहीं तो 100% का टॉप लाइन यानी सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए। अभी इमीडिएटली नहीं हो जाएगा, बट जब कैपेसिटी आ जाएगा, कैपेसिटी आने के बाद कैपेसिटी को रन होने में 2-3 महीना या 2 क्वार्टर का समय लगेगा, उसके बाद वो नया वाला कैपेसिटी में भी 100% यूटिलाइजेशन पे चलेगा, तब यानी आज से ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वार्टर बाद ये अपना 100% जब कैपेसिटी पे न्यू वाला एक्सपेंशन चलेगा, तब मैं बोल रहा हूँ कि टॉप लाइन डबल हो सकता है। तो रेवेन्यू मेरा टारगेट है कि 300 करोड़ का हो जाएगा। इबिटा मार्जिन मैनेजमेंट ने खुद ही बोला है कि थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो 22% का इबिटा मार्जिन अगर लेते हैं, एंड ईवी बाय इबिटा का मल्टीपल इसको 50, इसको तो 60-62 का मल्टीपल मिलता है बिकॉज ऑफ द मोनोपोली फैक्टर विच द कंपनी हैव, तो मैंने फिर भी थोड़ा कंजर्वेटिव 55 लिया है, तो इसका जो वैल्यूएशन आ रहा है पर शेयर का 11,709 रुपया। अगर करंट प्राइस देखें तो आज का प्राइस थोड़ा सा चेंज हो सकता है इस कैलकुलेशन से, अभी देख लेंगे कि करंट प्राइस क्या चल रहा है, बट मैंने जब ये वैल्यूएशन किया था उस समय ये 9,940 रुपए का रेट था। अगर मैं एक नॉर्मल फेज में लेता हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 60% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा विद 21% इबिटा मार्जिन, इतना तो कंपनी कर ही लेगी, एंड मल्टीपल इसको 50 के आसपास का मल्टीपल अगर मिलता है तो वहां से इसका प्राइस होता है 8,130 रुपए के आसपास। और अगर थोड़ा सा बियर फेज में चला जाए, जिसका चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि ये मोनोपोली प्रोडक्ट में है और इसके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट दिन पे दिन बढ़ेगा ही, फिर भी अज्यूमिंग कि अगर बियर फेज में चली जाती है तो भी इसका टॉप लाइन 40 से 45% ग्रो करना चाहिए। इबिटा मार्जिन मिनिमम 18-19% तो रहेगा ही, और मोनोपोली है तो 40 के आसपास का मल्टीपल तो ये डिजर्व करता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इसका वैल्यूएशन 5,330 रुपए के आसपास आता है अंडर बियर फेज। तो यहां से अगर एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे मैं जज करूं इसको, तो इसका प्राइस बनता है 8,100 8,200 के आसपास। तो वहां से ये कंपनी अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड दिखती है, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूं मैं यहाँ पर। अगर ये इस रेंज में मिलती है तो इट इज अ वेरी गुड कंपनी और लॉन्ग टर्म में लेके भूलने लायक कंपनी है, क्योंकि मोनोपोली प्रोडक्ट है, और मोनोपोली प्रोडक्ट जब होता है ना किसी का, तो उसका वैल्यूएशन किसी भी आसमान तक पहुंच सकता है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट द वैल्यूएशन अ कंपनी कैन अचीव। तो ये 11,700 रुपये अचीव करना कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दे कैन इजीली अचीव दिस अगर उनको उनका कैपेसिटी सही टाइम पे पूरा कैपेक्स कमर्शियलाइज हो जाता है और रेवेन्यू अच्छा से ऑर्डर मिलने लगते हैं, तो ये टारगेट भी कंपनी बहुत आसानी से अचीव कर सकती है। बट ये सब बताने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जस्ट टू एजुकेट यू कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कैसे एक कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग निकालते हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आपको ये शेयर लेने कहा जा रहा है या नहीं लेने कहा जा रहा है, इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी और इसमें इन्वेस्ट करने का मन है तो डेफिनेटली करें, पर उसके पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। So this was all about पोशाक लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा पोशाक लिमिटेड किस, फॉस्जीन केमिस्ट्री क्या होता है, फॉस्जीन केमिस्ट्री में पोशाक क्या काम करती है, और आगे चल के किस तरह से फॉस्जीन का रिक्वायरमेंट हो सकता है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो जितना ज्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा, फॉस्जीन विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोडक्ट।
अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि करेंटली इसका मार्केट कैप और ये सब क्या चल रहा है और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये पोशाक लिमिटेड का चार्ट मतलब डिटेल्स खुल गया, तो अभी ये 9,426 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप 2,905 करोड़ का मार्केट कैप है। ये 79.6 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशंस आर वेरी हाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है, तो उतना भी कोई बहुत ज्यादा अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। बट बुक वैल्यू अगेन, बुक वैल्यू से तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। तो एनी वेज किसी भी सर्कमस्टेंसेज में अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये कंपनी फुल ऑन मोनोपोली बिजनेस में है और इसका एक कंप्लीट मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट में, तो ये कारण है कि इसको ये कहीं ना कहीं डिजर्व भी करती है हाई वैल्यूएशंस। तो इस वजह से भी इसको इतना हाई वैल्यूएशंस मार्केट में दे रखा है, क्योंकि ये कंप्लीट मोनोपोली सेक्टर में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मोनोपोली, और इसको जो लाइसेंस मिला हुआ है वो हर किसी कंपनी को मिलने वाला नहीं। तो ये आगे अगर इसका हाई देखो तो ये 12,400 तक ऊपर गया था और लो भी 7,800, ये तो बहुत ज्यादा लो भी नीचे नहीं गया हुआ। इनका रिजल्ट देखे तो मार्च में इनका जो रिजल्ट है काफी बेटर आया है। 43 रुपीज का ईपीएस इन्होंने मार्च में किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो पूरे साल में 150 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 122 रुपया का ईपीएस इन्होंने जनरेट किया है। सेल्स ग्रोथ देखे तो कोई बहुत ज्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है, एक साल में 6% का हुआ है। बट 5 साल का फिगर देखे तो 16% से कंपनी ग्रो की है। प्रॉफिट 42% से पिछले 5 साल में ग्रो किया है। दिस इज द रीजन, ये जो अर्निंग्स में इतना ग्रोथ आया है ना कि बाजार इसको इतना प्रीमियम देता है। बट अभी भी मेरे हिसाब से थोड़े से हाई ओवर वैल्यूड है। बट जैसा एक्सपेंशन कंपनी का आ रहा है और आगे चल के जैसा प्रोस्पेक्ट है इसमें, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन का उम्मीद होगा। और एट द टॉप ऑफ दिस इट इज अ कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, तो कुछ भी डेट नहीं है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखें तो प्रमोटर के पास 67% होल्डिंग है। अभी भी म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया है। तो अगर ये कंपनी में इंटरेस्ट आता है म्यूचुअल फंड का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का, जब केपेक्स आ जाएगा, इनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा और वहां से रेवेन्यू आना जब चालू होगा और वहां से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी, तो वहां पर म्यूचुअल फंड और F2 का अगर एंट्री होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, तो ये इसका प्राइस कहीं भी जा सकता है, इट कैन गो टू एनी हाई लेवल। तो ऐसा हम लोगों ने काफी कंपनी में हम लोगों ने देखा है कि प्राइस बहुत ऊपर ऊपर गया हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी देखो ऑलरेडी ऊपर ही है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा ही है। बट एट द सेम टाइम मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट में, तो थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन मिलता ही है इसी कंपनी को। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा पोशाक लिमिटेड क्या है, क्या बिजनेस करती है, किस केमिस्ट्री में ये इन्वॉल्व है। अगर आपको और भी ऐसा ही कुछ नए नए कंपनी के बारे में जानना है, उनके बिजनेस के बारे में जानना है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कुछ जान सके, कुछ सीख सके। और एक रैशनल जजमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज टू एजुकेट यू कि कैसे एक कंपनी को स्टडी करने के बाद, एक कंपनी के शेयर प्राइस का वैल्यूएशन करने के बाद एक रैशनल डिसीजन ले सके कि इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और अगर करना है तो किस प्राइस में करना कंफर्टेबल हो। दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल। और अगर ऐसा करने में मैं थोड़ा बहुत, अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। बस उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें, नए नए कंपनीज के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंपनी के साथ। बाय बाय।